अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, ठीक ठाक रहना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। और सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना सो के, तो ये हो रहा होता है कि भाई शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है और सबको एक ख्याल आ रहा होता है लाइट चली जाएगी, और लाइट चली जाती है। लेकिन ये छोटे छोटे जो स्ट्रेसेस होते हैं ना आपके लाइफ के, ये मिलके आपको बनाते हैं हाइपरटेंशन और आपकी परेशानियों में इजाफा करते हैं। तो सबसे बेहतर बात यह है कि गैर ज़रूरी चीज़ों पर अपनी एनर्जी ज़ाया मत करें। लाइट ने तो जाना ही है और वो चली जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने काम प्लान कर लें। क्योंकि बहुत दफ़ा ये देखा है कि ख़वातीन, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से मैं बात करूँगी, कि वो घर में रहती हैं, बाहर कोई उस तरह से काम नहीं कर रही होती, लेकिन उसके बावजूद भी वो कई बीमारियों का शिकार होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो घर के छोटे छोटे कामों की बहुत टेंशन लेती हैं। तो वो तमाम दर ख़वातीन जो हमारा शो देखती हैं, हमारा शो पसंद करती हैं, हमें बहुत सारे मैसेजेस करती हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप सुबह उठा कर दें तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और छोटी छोटी टेंशन लेना छोड़ दें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त खबर मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और ख़बर क्या है जी? खबर कुछ इस तरीके से है, ये है जी फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। अब आपको पता है कि जी ज़बरदस्त इसके जो मैचेस हैं वो शुरू होने वाले हैं, और इस हवाले से एक और ख़बर सामने आई है तो फैंस ज़्यादा खुश हो गए हैं। एंड इट्स अबाउट फीफा वर्ल्ड कप, कि भाई वहाँ पर अब फाइनल में क्या होने जा रहा है। तो फीफा वर्ल्ड कप में अब मौसीकी का तड़का जो है वो भी लगेगा। जी हाँ, उसके फाइनल में अब मौसीकी का तड़का भी लगेगा। फीफा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल इवेंट में अब एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो कॉन्सर्ट भी होने जा रहा है। और ये खबर है कि जी मौसीकी की दुनिया के जो बड़े नाम हैं, जिसमें शामिल हैं शकीरा, मेडोना और जो पॉप स्टार हैं, इसके अलावा जो है वो सुपरस्टार बीटीएस भी अब इसमें आ रहे हैं। वहाँ पर जी सिंगिंग का जादू चलेगा। और ओवरऑल इसके पूरे दरमियान में, यानी इसके पूरे जो मैच होगा उसके बीच में ये कॉन्सर्ट भी होगा। अच्छा, ज़्यादातर इनके जो मैचेस शेड्यूल हुए हैं वो मैक्सिको में है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स में है, कनाडा में भी है। लेकिन खबर कुछ ये है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 से दुनिया के बड़े फुटबॉल क्लब्स को भी बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। अच्छा, अब ये फ़ायदा किस तरह से हो रहा है कि क्लब बेनिफिट प्रोग्राम के तहत आलमी तंजीम टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों के क्लब्स को फ़ी खिलाड़ी $11,000 यौमिया अदा करेगी। अच्छा, ये रकम खिलाड़ी के अपने कौमी टीम को ज्वाइन करने से मुल्की टीम के लिए आखिरी मैच तक दी जाएगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है। और जो लोग फुटबॉल के शौकीन हैं, जो लोग बहुत शौक से फुटबॉल देखते हैं, उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि उसके फाइनल में भी जो है अब आपको बहुत सारी एंटरटेनमेंट मिलने वाली है। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं हम अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से। इनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? इनके हवाले से अपडेट्स ये हैं कि जी अनमोल उर्फ पिंकी की कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है। मंशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है। बगदादी थाने में अनमोल के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस हुकाम ने अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी डाल दी। अब जो करंट अपडेट है इस हवाले से वो ये है कि कोकेन स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी पर दर्ज मुकदमात मुलजिमा को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने मुलजिमा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया था। पुलिस तफ्तीश से मुताल्लिक पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। मुलजिमा की पेशी आज कैसे होगी, अब सबकी नज़रें जो है अदालत पर हैं। गुज़िश्ता पेशी पर मुलजिमा को शाहाना प्रोटोकॉल दिया गया था। मुलजिमा के खिलाफ कत्ल, मंशियात और असला बरामदगी के मुकदमात भी हैं। मुलजिमा के खिलाफ ये मुकदमात थाना गार्डन, बगदादी और दरख्शां में दर्ज हैं। तो ये हो गई जी खबर। अब ख़बरों से जो है ना मज़ीद ख़बरें शामिल करने से पहले मैं आपके साथ में जो है एक रेमेडी शेयर करती हूँ, और ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। अच्छा जी, ये रेमेडी किस तरह से है? ये रेमेडी कुछ इस तरीके से है कि गर्मियों में बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं कि इम्यूनिटी भी बेहतर करनी है और फ़ैट भी बर्न करना है, स्पेशली पेट की चर्बी पिघलाने के लिए ये रेमेडी जो है सबसे बेहतरीन है। अच्छा, इसमें होता क्या है? ये है जी कोल्ड ग्रीन आइस टी। इसको बनाने का जो तरीका है वो ये है कि आपने लिया लीमू, आपने लिया शहद और ली बर्फ़ और मिला दी उसमें ग्रीन टी यानी ग्रीन आइस टी, और फिर उसके बाद जो है वो आपने इसको फ्रिज में रख दिया। और फिर आप दिन में 2 से 3 दफ़ा अगर ग्रीन कोल्ड आइस टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सब्ज़ पत्तों की चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सब्ज़ पत्तों की ये ठंडी चाय आपकी पेट की चर्बी को पिघला देगी, आपके चेहरे को फ्रेश रखेगी, आपकी रंगत को जो है वो गोरा रखेगी। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी बेहतर करेगी, डाइजेशन में हेल्प करेगी, और साथ साथ अगर आप जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो कोल्ड ग्रीन टी है, कोल्ड ग्रीन आइस टी है, ये आपकी मेटाबॉलिज्म को जो है वो मेंटेन रखेगी। तो ये इतने सारे फ़ायदे मैंने आपके साथ में शेयर किए। अच्छा जी, अब एक और प्रेस ब्रीफिंग का जिक्र करते हैं। प्रेस ब्रीफिंग में क्या हुआ?
प्रेस ब्रीफिंग में कुछ इस तरीके से हुआ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मैंने आपसे नहीं पूछा। अब ये मामला क्या है? ये मामला है प्रेस ब्रीफिंग का, जिसमें प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शाज़िया मरी को जो है वो चुप करा दिया, या हम कह सकते हैं डांट दिया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जब वो बैठे हुए थे तो सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से, जिसमें ये कहा गया कि एक सहाफ़ी ने कहा कि कुछ वुज़रा बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने का मुतालबा कर रहे हैं। तो उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि किस वज़ीर ने ये बात की है, जिस पर शाज़िया मरी जो बैठी हुई थी उनके बराबर में, उन्होंने ये कहा कि जी खेलदास कोहिस्तान ने ये बात की है, जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने आपसे नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको बता रही थी। फिर उन्होंने थैंक यू कहा और फिर उन्होंने सहाफ़ी को जवाब दिया कि भाई किसी का भी हक है कोई भी मुतालबा करना। तो ये बड़ी एक दिलचस्प जो है वो गुफ्तगू रही ओवरऑल उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। क्या हो रहा है जी, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त क्या कर रही है? दूसरे टेस्ट मैच से कबल पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की बांग्लादेश में जो है वो शॉपिंग जारी है। बांग्लादेश से पहला टेस्ट हारने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ताज़ा दम होने के लिए सिलहट में शॉपिंग करने जो है वो पहुंच गई। हुआ क्या कि पाकिस्तान टीम दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए सिलहट में मौजूद है, जहां कौमी टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी शॉपिंग के लिए मुकामी शॉपिंग सेंटर गए। खिलाड़ियों ने इस मौके पर जो है एक स्टोर से रिवायती अशिया भी खरीदी। खिलाड़ियों ने फैमिलीज और जाहिर सी बात है अपने रिलेटिव्स के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट लिए। तो ये बहुत सारी खबरें जो हमने आपके साथ में शेयर की। हमने आपको बताया फीफा के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हमारी टीम है वो क्या कर रही है, प्रेस ब्रीफिंग में क्या हुआ, और बहुत कुछ है आपके साथ में शेयर करने के लिए। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमें बहुत सारे गेस्ट ज्वाइन करेंगे और डेफिनेटली फिर हम हर सेगमेंट में आपको बताएंगे कि आज हम आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आए। सो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो अब हम बात करेंगे इंतहाई अहम टॉपिक पर, और अहम इसलिए कि जब हम खाना खा रहे होते हैं ना तो हमें इस बात का आइडिया नहीं होता कि हमें किस तरह खाना खाना चाहिए। खाना खाने के जो आदाब हैं बेसिकली वो क्या हैं, क्योंकि ये तरीका प्रॉपर से बचपन से हर घर में सिखाया जाता है, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं, या शायद हम जिस गैदरिंग में बैठे होते हैं वहाँ पर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, हम बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। एक तो जब भी रिस्क आपके सामने रखा हो तो आपने पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना जो खाना है, अपना लंच है, डिनर है या नाश्ता है, उसको आपने स्टार्ट करना है। और उसके बाद फिर जो खाने के आदाब हैं वो हमें सीखने चाहिए और समझने चाहिए कि उसके कितने बेनिफिट्स हैं, हमारा दीन हमें क्या बताता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से जो है तरीका बताया है कि खाना खाया जाए, उसके आदाब क्या हैं। तो इस पर बात करने के लिए नईमा हलीम जो है फाउंडर स्किन केयर ब्रांड से हमारे साथ मौजूद हैं। इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नईमा आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, सबा जुमा मुबारक, कैसी हैं आप? मुबारक आपको भी, जुमा मुबारक। बिल्कुल ठीक ठाक। और बस जुमे वाले दिन, बल्कि आपने जुमे का जिक्र ही किया है तो साथ साथ ये भी अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर कर लेते हैं कि जुमे वाले दिन ना एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं हर मोमिन की, हर जो मुसलमान है उसकी एक दुआ ज़रूर कबूल करता हूँ। तो बस अगर कोई भी जुमे वाले दिन दुआएँ करे तो हमें भी, मुझे भी, आपको भी, हमारी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखें। जी नहीं माँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा सब जी बोले। नहीं माँ, खाना खाने के आदाब के हवाले से हम आज बात करेंगे, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। हाँ जी। अच्छा सबा, लास्ट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन ऑन द शो। लास्ट टाइम जो है हमने बात की थी स्किन केयर के हवाले से कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारा ये ब्रांड है मरजान बोटैनिकल, जिसमें हम प्रमोट भी करते हैं कि कौन सी तबे नबवीस के हवाले से, और फिर कौन से ऐसे खाने हैं जो कि हमें खाने चाहिए, स्किन के ऊपर लगाने चाहिए। फिर हमने लास्ट में बात की थी कुरान से। तो मैं अब जो अपनी जो टॉक है ना, मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कुरान से, क्योंकि आज जुमे का मुबारक दिन है और मैंने लास्ट टाइम कहा भी था कि सूरतुल कहफ हम सबको पता है कि हमने उसकी तिलावत करनी है। आगे जो है ना जिलहज का मुबारक महीना आ रहा है। तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत हदीस जो है वो सही बुखारी में उसका जिक्र है। वो एक जो चैप्टर है ऑन द फूड के चैप्टर इन द सही बुखारी हदीस बुक, उसमें उसका जिक्र है, और ये मैं कोट करना चाहूंगी एंड देन वील स्टार्ट। तो इस हदीस में जो है ना प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं
वो मिसाल देते हैं एक मोमिन की जो कि कुरान पढ़ता है रेगुलरली। उसकी मिसाल एक सिट्रन फ्रूट यानी कि सिट्रस फ्रूट की तरह का है। वो उतरुजा उसको कहते हैं कि उसकी फ्रेग्रेंस भी खुशबूदार है और उसका टेस्ट भी अच्छा है, ठीक है। उसके मुकाबले में वो मोमिन जो कि मोमिन तो है लेकिन वो कुरान नहीं पढ़ता, तो उसकी मिसाल एक खजूर जैसी है कि खजूर की जो है फ्रेग्रेंस नहीं है लेकिन उसका जायका स्वीट है। फिर वो मुनाफिक जो कि कुरान पढ़ता है, उसकी मिसाल एक रिहाना यानी कि बेसल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं उसकी तरह से है कि उसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है लेकिन उसका जायका थोड़ा सा बिटर है। और उसके मुकाबले में वो मुनाफिक जो कि मुनाफिक तो है वो कुरान भी नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल है कोलोसेंथ यानी कि खंजल अरबिक में उसको कहते हैं। वो डेजर्ट का एक प्लांट है जिसकी ना खुशबू है ना उसका जायका है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? एक तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरती के साथ खाने की और प्लांट्स की मिसाल दे के हमें ये समझाना चाहा कि कुरान की तिलावत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। कि जब हम बात करते हैं नरिशमेंट की, तो नरिशमेंट जैसे हमने पहले भी कहा कि नरिशमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी स्किन के ऊपर प्रोडक्ट्स लगाएं अच्छे, वो तो ज़रूरी है, साथ आपने अपनी बॉडी को भी फीड करना है अच्छे हेल्दी, जो शहद है, जैतून है, एप्पल साइडर विनेगर है, जो है कलौंजी है, वो उसके तो फ़ायदे हैं, लेकिन साथ साथ आपकी सोल जो है, आपकी रूह है, उसको भी नरिशमेंट चाहिए। तो ये 3 तरह की नरिशमेंट है। आपकी स्किन आपका बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, आपने खुराक के साथ कैसे नरिश करना है, और आपने कुरान के थ्रू अपनी रूह को पाक करना है, पाकीज़ा करना है, उसको भी नरिश करना है। तो इसलिए जो है ना, ये मेरी सबको मैं ये मेरी एडवाइस भी है कि आज जुमे का दिन है, सूरतुल कहफ पढ़ें। आगे हज के दिन आ रहे हैं, ज़ुल हज्जा के फर्स्ट 9 जो दिन हैं, और फर्स्ट 10 डेज बहुत मुबारक है। फर्स्ट 9 डेज जो है उसमें रोज़े की भी है बहुत अहमियत। तो ये जो है ना, यहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आपने जो बात की खाने की, जी, क्योंकि साहिर हदीस में खाने का जिक्र था, खाने की खजूर और सिट्रन फ्रूट से मिसाल दी हुई थी। अच्छा, अब देखें, अब अगर हम अपना पैटर्न देखते हैं खाने का, जैसे ईद उल अज़हा आगे आ रही है, तो सेक्रीफाइस है, ज़ाहिर है हमने कुर्बानी देनी है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हम सब मुसलमान हैं, लेकिन हम अपनी जो प्रैक्टिसेस देखते हैं वो उससे ऑपोजिट हैं जो हमें कुरान ने कहा। कुरान में सूरत अल आराफ की आया है, चैप्टर 7 एंड वर्स 31, सूरत अल आराफ, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। यानी कि अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि ईट एंड ड्रिंक, खाओ पियो, लेकिन हद से तजावुज़ ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते इसराफ करने वालों को, जो चीज़ों को ज़ाया करते हैं। तो अब अब हमारी अब अगर प्रैक्टिसेस आप देखें कि ईद पे हमें क्या सिखाया जाता है कि हम उन लोगों के साथ गोश्त बांटें जो सारा साल जिनको खाना नसीब नहीं होता, रिश्तेदारों के साथ, गरीबों के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से घरानों में जो है ना, बहुत ज़्यादा खाना ज़ाया होता है। हम एक्सेसिव मीट की कंजम्पशन करते हैं, जो कि ना सिर्फ मेडिकली भी जो है सही नहीं है कि डेली गोश्त खाना, उसके ज़ाहिर है लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं ईद के बाद, एसिडिटी, बर्निंग, सब कुछ ये इश्यूज होते हैं। लेकिन उसके स्पिरिचुअली भी जो हैं, स्कॉलर्स ने जो ये जब मुफस्सिरीन ने जो आया मैंने आपको बताया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, इसकी जब उन्होंने तफसीर लिखी तो उसमें उन्होंने कहा कि इसके आपके रूह के ऊपर भी असर होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप स्लो हो जाएंगे, आप लेजी हो जाएंगे, तो वो आपकी इबादत में इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपका फिर जो है ना, आप लेट सोएंगे, आप फजर के लिए नहीं उठेंगे, तहज्जुद के लिए नहीं उठेंगे, आप की जो स्पिरिचुअल जो है ना, आपके अंदर स्पिरिचुअल आपके अंदर लेजीनेस आ जाएगी। फिजिकली तो आप डिप्राइव होंगे ही होंगे, क्योंकि ज़ाहिर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीज़ान। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में कहा, वस्समा रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान, कि मीज़ान अल्लाह ताला ने आसमान ज़मीन सारे मीज़ान पे बनाए। हमारे के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी उस मीज़ान को अपनी इन्वायरमेंट में, जिसमें हमारी कंजम्पशन पैटर्न्स भी आते हैं, उसको हमने मीज़ान में रखना है, बैलेंस के अंदर हमने खाना खाना है। तो ये सारा, ये तो कुरान का मैसेज था। अब जब हम इसको अपनी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफस्टाइल को अगर हम देखें, तो उनका जो लाइफस्टाइल था वो इसकी जो है ना अक्कासी करता था, इस मीज़ान की, कि वो ऑल्दो उनको, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बात की कि उनको शोल्डर मीट बहुत पसंद था, लेकिन जो मीट था वो उनकी डाइट का डेली
पार्ट नहीं था, यानी कि सेंट्रल पीस नहीं था उनकी डाइट का। अब हम आजकल अपनी रूटीन अगर हम देखें तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हम इफ़ नॉट एवरी अदर डे, हम 2 या 3 दिन हफ्ते में हम गोश्त या चिकन या बीफ हम ये खाते हैं, ठीक है। तो लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सीरा पढ़ें तो उसमें वो रियली यूज्ड टू ईट मीट, हालांकि उनको पसंद था। तो इससे वो मैसेज देना चाह रहे थे कि जो है हमने तजावुज़ नहीं करना, हमने खाना जो है वो उसको हमने उसके साथ इतनी मोहब्बत नहीं करनी कि हम हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहें और हमारा अल्लाह ताला के साथ, कुरान के साथ जो कनेक्शन है वो टूट जाए। और ये इन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई। और उनका तो मतलब ज़ाहिर है, बहुत हदीस में ये भी आता है कि महीने गुजर जाते थे और उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। अस्वदान जैसे खजूर और पानी के ऊपर वो 1-1, 2-2 महीने वो गुजारा करते थे। ठीक है, उसकी वजह ये भी थी ज़ाहिर है कि वो एक मतलब उनका वो जो है ना फ़क्र भी था और वो था, लेकिन दूसरी वजह ये भी थी कि जब उनको मुयस्सर भी होती थी खुराक, तब भी वो प्रेफरेंस उनकी नहीं होती थी कि वो बहुत ओवरडू करे, फास्टिंग करते थे बहुत ज़्यादा और नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि मयाना रवि इख्तियार करना बड़ा ज़रूरी है। और आज की ज़िंदगी में अगर इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करें तो हम बहुत कामयाब हो सकते हैं, हम बहुत जो है वो आगे जा सकते हैं। अब आजकल जो हमारी जो आज की जो रूटीन है, अगर हम इसकी सोशल हमारी जो लाइफ है उसके हवाले से हम बात करें तो उसमें हमें अपनी डाइट को बड़ा बैलेंस करना ज़रूरी है। जो शुरू में मैंने बात की थी ना कि खाना खाने के आदाब होते हैं। अच्छा, वो आदाब ये नहीं होते हैं कि जी ठीक है आप बैठ गए, आप टेबल कुर्सी पे बैठ गए, आपने चुप करके, नहीं। उस आदाब में जो है ना उस आजिज़ी भी है, इनकिसारी भी है, शुक्र भी है, सब्र भी है, और साथ साथ इस बात का ध्यान भी रखना है कि आपने अपने पेट का जो चौथाई हिस्सा है उसको खाली रखना है, ताकि आप बीमारियों से बचेंगे, ताकि आप जो फैट बर्न करना चाहते हैं वो आपका फैट भी बर्न होगा और रूटीन, आपकी जो डेली रूटीन है यानी जो आपकी ईटिंग हैबिट्स है वो ठीक होगी। अब ईटिंग हैबिट्स जिस तरह से आपने बताया, उस अगर वहीं से सारी हम रहनुमाई लें तो वहीं की रहनुमाई लेते हुए जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जो हमारी ज़िंदगी है एक्चुअली, तो हमें मयाना रवि का जो है ना वो सबक मिलता है। हमें ये बात पता चलती है कि हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो किस तरीके से हमारी ज़िंदगियों में हम बैलेंस डाइट रख सकते हैं, न सिर्फ खाने से रिलेटेड बल्कि ज़िंदगी के तो तमाम मामलात जिसमें हम रोज़ाना जिन मुश्किलात से गुज़रते हैं, जो हमारे ऊपर इम्तहान आता है कि जैसे आप मार्केट गए, मार्केट में आपके पास पैसे हैं, आपको पता है कि यही पैसे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा खर्च हो गए तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो कैसे अपने आप को होल्ड करें, कैसे वो जो चीज़ें आपका दिल करता है कि आप ख़रीद लें, लेकिन अगर आप ख़रीद लेंगे तो ज़ाहिर है आपका बजट आउट हो जाएगा, आपको फिर परेशानी होगी। तो वो अपना जो सेल्फ़ कंट्रोल है, बेसिकली सेल्फ़ कंट्रोल अपने अंदर कैसे पैदा किया जाए कि इंसान ज़िंदगी के हर मामले में मयाना रवि इख्तियार करे, उसके अंदर सब्र जो है उसका एलिमेंट बढ़ जाए और शुक्र का एलिमेंट बढ़ जाए। जी नहीं जी जी। अच्छा, अब आपने जो ये बिल्कुल आपने सही बात की कि जो ये ईटिंग हैबिट्स और ईटिंग मैनर्स थे, ये सिर्फ ये इस हद तक नहीं है कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, सीधे हाथ से खा लिया। वो तो जाहिर है वो चीज़ें हम सबको बचपन से हमें सिखाया गया, हाँ। वो चीज़ें तो हमारे लिए ज़रूरी हैं, हाँ। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी करीम, उन्होंने हमें ये भी बताया कि आपने कैसे खाना है, किस तरह से खाना है, कितना खाना है। जैसे आपने 1/4 की 1/3 की जो हदीस है, लास्ट टाइम भी हमने इस पर बात की थी कि 1/3 हदीस के सुलुसु तआम सुलुसु शराब सुलुसुली नफ्सिही, यानी कि 1/3 फूड, 1/3 वाटर एंड 1/3 एयर, यानी कि एयर मतलब खाली आपने। अच्छा, अब हमने हदीस को ये डिस्कस किया था तब, लेकिन हमने उसका एक फर्स्ट पार्ट जो है ना अक्सर हम भूल जाते हैं। जिस हदीस का जो पहला हिस्सा है, वो पहला हिस्सा ये है कि युकिमना सुलबहू, यानी कि अरबिक में उसको कहते हैं कि ईट इनफ, इतने लुक़मे आपने खाने हैं कि इनफ टू कीप योर बैक स्ट्रेट, ठीक है, कि आपने आप अपनी बैक स्ट्रेट रख सकें। लेकिन अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है तो फिर वो दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है कि सुलुसु तआम, 1/3 वाटर, 1/3 फूड एंड 1/3 एयर, यानी कि वो दैट इज द लिमिट, उसके ऊपर तो आपने बढ़ना ही नहीं है। तो हम तो 1/3 से भी बहुत ज़्यादा जाते हैं ना, तो वो तो ज़ाहिर है उसके रिजल्ट्स, उसके फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर तरह के रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, जो ख़ास तौर पे ईद के बाद फिर जो ब्लोटिंग और सारे वो इश्यूज होते हैं। तो ये जो अब ये प्रैक्टिस, अगर हम सिर्फ ये हदीस ही इसको समझ लें
इस हदीस की रूह को समझ लें हम तो, और इसको इम्प्लीमेंट भी करें, सिर्फ हम याद करने की हद तक नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करें। अच्छा, अब आपने जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की बात की ना, उसमें अगर हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफस्टाइल को देखें तो उसमें उनकी जो लाइफस्टाइल थी, जो वो पूरा जो है ना, वो रोज़े की उन्होंने बहुत ज़्यादा तरगीब दी। अगर आप उनकी देखें ज़िंदगी को तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हिज लाइफ वो रोज़े की हालत में होते थे। अब कैसे, जैसे रमज़ान में के 30 रोज़े, 29 या 30, उसके बाद शवाल के 6 रोज़े, फिर ज़ुल्हज में जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मुबारक दिन जैसे आखिरी अशरा रमदान का, तो इसी तरह ज़ुल्हज के जो पहले 10 दिन हैं वो बेस्ट डेज ऑफ द ईयर हैं। और हम सबको अल्लाह ताला हम सबको ये जो है ना तौफीक दे कि हम फर्स्ट 9 डेज, जो लोग हज नहीं कर रहे वो फर्स्ट 9 डेज, हर मोमिन को, हर मुसलमान को अल्लाह ताला तकवा, ईमान और शुक्रगुजारी और सब्र जो है वो उसके हवाले से नवाजे, वो तमाम तर चीज़ें जो है इंसान के अंदर आ जाएं तो बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया नईमा आपके कीमती वक्त के लिए। चले जी, शो में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपको मिलवाएंगे डॉक्टर नादिया रिजवी से हमारे साथ। वेलकम बैक। हीट वेव है और हीट वेव जाहिर सी बात है जब हीट वेव होती है तो इसके इन्फेक्शंस भी होते हैं, लोगों के जो मेंटल हेल्थ है वो भी ख़राब होती है, लेकिन साथ साथ बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक नहीं भी बन रहा होता तो किसी न किसी तरीके से हीट वेव की वजह से, या किसी को हेमोरेजिक फीवर हो जाए तो उस वजह से जो है बड़ी सारी बीमारियां जो है वो बन जाती हैं। और हीट वेव में जो लोग एहतियात नहीं करते, यानी गैर ज़रूरी बाहर सफ़र कर रहे हैं, फिर उस तरह से वो एहतियात नहीं कर रहे हैं, अगर उनको कहीं एलर्जी हो गई है या उनको कहीं स्किन इन्फेक्शन है या उनको अगर बुखार है तो वो उस तरह से ध्यान नहीं देते हैं। तो हीट वेव जो है उसमें किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए और हीट वेव की वजह से कौन कौन से वायरसेस जो हैं वो आपको हो सकते हैं या किसी को भी हो सकते हैं, या कौन कौन से वायरसेस कॉमन हैं। और आज हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं वो है जी कॉन्गो वायरस। इसका डायरेक्टली तो हीट वेव से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन किस तरह से इसका ताल्लुक बन जाता है हीट वेव से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नादिया रिजवी मौजूद हैं जो कि मैनेजर हैं RDE से और SIH में भी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नादिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम सबा, थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा जी नादिया, आज हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जी जब हीट वेव होती है तो उनको एक तो अपना ख्याल रखना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि ऐसे कौन कौन से वायरसेस हैं जो हीट वेव में एक्टिव होते हैं और लोग उससे मुतासिर हो सकते हैं। ठीक है, सबको ही पता है कि कराची के अंदर हीट वेव आने वाली है, आ चुकी है बेसिकली, और PMD की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हमारी एम्बुलेंसेस SIH W1W2 भी हाई अलर्ट के ऊपर ही है। अगर हम गुज़िश्ता कुछ बैक पे जाएंगे कुछ सालों के अंदर तो वहाँ पे भी हमने नोटिस किया है कि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर भी 600 के करीब डेथ्स हुई हैं, जिसके अंदर से 400 पीपल वर फ्रॉम कराची ओनली। इसके साथ सबसे बड़ी हीट वेव वाज इन 2015 जिसमें 1200 लोग शिकार हुए थे हीट वेव का। तो ये कोई मामूली सी चीज़ नहीं है, इसको बहुत हल्का ले लेते हैं कि ठीक है गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, थोड़ी बहुत एहतियात कर भी लेते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है और थोड़ा सा अलर्ट वाली सिचुएशन है जो अभी पूरे माहौल के अंदर है। देखें, जो टेम्परेचर होता है वो हर रीजन का एक सेपरेट है। फॉर एग्जांपल कराची का अगर टेम्परेचर लूँ मैं तो 35 से 38 हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर है। इससे अगर बढ़ जाता है देन ह्यूमिड इंडेक्स, जो ह्यूमिडिटी है वो ऑलरेडी साहिली इलाके की वजह से, वो समुद्री इलाके की वजह से वो ज़्यादा बढ़ी हुई है इन कराची, तो उसकी वजह से भी फील्स लाइक टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा एहतियात कराची के लोगों को करनी है इस हीट वेव के अंदर। यूजली अगर एक दिन टेम्परेचर हम कहें 40 पे चला जा रहा है या 42 पे है तो उसको हम हीट वेव नहीं कहते हैं। यूजली उसके लिए 3 से 5 दिन अगर कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तब उससे हम हीट वेव कह रहे होते हैं। गर्मी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम हर लेवल के ऊपर हमें देखना है। एक तो हमें अपने घरों के अंदर भी, काम की जगह में, स्पेशली वो लोग जो बाहर धूप के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, ट्रैफिक पुलिस है हमारी, तो ये सारे लोग जो धूप के अंदर काम कर रहे हैं उनको थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है इन दिस हीट वेव। जो कुछ चीज़ें हैं और वायरसेस की आपने बात की, बकरीद करीब आ रही है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभी कॉन्गो वायरस के 1-2 केसेस आए हैं, बहुत सारे केसेस डेली बेसिस पे रिपोर्ट हो रहे हैं। कि हीट वेव में कॉन्गो वायरस लोगों को कैसे मुतासिर करता है? अच्छा, बेसिकली क्या है कि ये कॉन्गो वायरस जो है ये एक टिक से फैलने वाली बीमारी है, एक वायरस है जो फैलता है
और ये बहुत अमूमन जानवरों की जिल्द के ऊपर जानवरों की मौजूद जिल्द होता के, है, हाँ। स्किन के ऊपर वो अटैच होता है, और जब बच्चे या कोई भी उनको प्यार करता है, उनकी देखभाल कर रहा होता है, तो वो उसके थ्रू इनके अंदर वायरस ट्रांसफर होता है। दूसरी चीज, जब बकरा ईद के ऊपर ज़िबा हो रहे होते हैं एनिमल, तो उसके अंदर भी जब उनको ज़िबा किया जा रहा होता है, अगर खून आपके खून के साथ कांटेक्ट के अंदर आ जाता है तो वायरस ट्रांसफर होता है। तो अभी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, देयर कुड बी अ सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस भी रिपोर्ट हो सकते हैं कॉन्गो वायरस के। इसमें जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं पेशेंट को, वो यूजुअली स्टार्ट होते हैं तीसरे दिन के ऊपर इन्फेक्शन लगने के, एंड आफ्टर थर्ड डे फिर उनको हाई फीवर होता है, बॉडी के अंदर वीकनेस हो रही होती है, दर्द हो रहा होता है। अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए, वायरल इन्फेक्शन के यूजुअली ट्रीटमेंट्स नहीं होते हैं, इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसकी कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, इसको हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर रहे होते हैं। सिम्टोमेटिकली ट्रीट करने में वी हैव टू हैव ORS, हमें पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है, हाइड्रेशन रखनी है, बुखार है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक्स वगैरह लेनी है, तो हम सिम्टोमेटिकली इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो फिर प्रॉब्लम आती है कि फिर वो ऑर्गन फेलियर एंड ब्लीडिंग की तरफ मामला जाते हैं, सही। क्योंकि WBC काउंट बिल्कुल लो हो जाता है। WBC काउंट बिल्कुल लो हो जाता है। अच्छा, अब जिस तरीके से आपने पर्टिकुलरली बताया कि ये इस तरह से स्प्रेड होता है, और मोस्टली जो जानवर होते हैं उनके अंदर होता है, वो टिक की सूरत में होता है, अगर आपका उधर हाथ लग जाता है या इन्फेक्शियस हो जाता है तो डेफिनेटली फिर आपको इस हवाले से मजीद प्रॉब्लम हो सकती है। अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कॉन्गो वायरस के? अच्छा, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि 2 से 3 दिन के अंदर आपके अंदर सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। सही। सिम्टम्स होंगे, आपको बुखार होगा, आपको थकन महसूस हो रही होगी, आपको चक्कर, नौजिया, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ रही होगी। तो इन सब चीज़ों को हमने इग्नोर नहीं करना है। यूजली हम कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें अपनी हाइड्रेशन पूरी रखनी होती है। उसके अंदर बॉडी के अंदर पानी, नमकियात, उन सब की कमी होने लगती है, और उस पर से हीट वेव, तो हीट वेव है, गर्मी है, उसमें ऑलरेडी स्वेटिंग इतनी हो रही होती है कि आप पानी और नमकियात की कमी ऑलरेडी बॉडी के अंदर होती है, ऊपर से अगर वायरल इन्फेक्शन आपको हो जाता है तो उससे आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी हद तक वीक होता है, एंड अगर वो वीक हो जाता है डेफिनेटली वायरल गेट्स स्पेस के वो और ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना होता है इस हीट वेव के अंदर, अलॉन्ग विद वायरल हीट वेव के अंदर। अच्छा, अब क्योंकि ये आपको पता है सीज़न है, बड़ी ईद है, और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल शौकीन होते हैं, मतलब ये जो टाइम शुरू होता है ना, ये मवेशी मंडी से जब गायें और बैलें और ये जो मवेशी आ रहे होते हैं सारे, तो उसमें होता है ये हैपनिंग है, मतलब ऐसा भी होता है 3-3 दिन तक सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और उन्होंने घरों में ही वो जो है वो टेंट लगाए हुए हैं, सबकी गायें बंधी हुई हैं और गायों के साथ बैठे हुए हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, भाई बातें शातें हो रही हैं आपस में दोस्तों के साथ, साथ साथ गायें जो है वो भी उनकी मनपसंद बन गई है। उस पूरे टाइम में फैमिलीज को क्या ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को क्या बताना चाहिए कि भाई आप इंजॉय करें, ठीक है भाई, आप मतलब अब ये बड़ी शुरू हो गई है, बस आप लोग टेंट लगाएं और सारे बच्चे, सारे जितने भी जो है ना वो लोग हैं जो शौकीन है बहुत ज़्यादा, वो बैठ जाएं, लेकिन क्या एहतियात फॉलो करें, क्या गाइडलाइंस हैं कि जब जानवर आप घर में लेकर आते हैं, जब आप मवेशी मंडी से अपना कोई भी जानवर लाएं, गाय लाएं, बकरा लाएं, आप जो भी आपके घर में मौजूद है, तो आप उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट रखेंगे, कैसे ख्याल रखेंगे? अगर आप 10 घंटे जो है वो एक गाय के साथ बैठे हुए हैं, या वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, या मवेशी मंडी में आप 7-8 घंटे गुजार रहे हैं, तो किन चीज़ों का ख्याल रख के जाना चाहिए? ये बात आपने एक्चुअली बहुत ठीक कही है कि यूजुअली बैठक लगना शुरू हो गई है, बैठक है ना, हाँ बिल्कुल। आप देखिए ना, वो पूरा इवेंट बन गया है। कई ऐसी स्ट्रीट्स हैं अब कराची में, हम इंशाल्लाह आपको जरूर दिखाएंगे आगे वाले शोज में, जो हमारे आइंदा के शोज होंगे। कई ऐसी स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर शाम को पूरे रौनक होती है, वहाँ पे बाकायदा फैमिलीज जाती हैं, लड़कियां भी अब तो जो है ना वो जा रही हैं, और आप देखेंगे कि लड़कियां भी बड़ी शौकीन है, मुझे भी बड़ा शौक है गाय वाएं जो है ना टहलाने का, घुमाने का, वो अलग बात है कि बड़ा डर लगता है। लेकिन ये बताइए, एहतियाती तदबीर क्या होनी चाहिए जब आप कुर्बानी का जानवर घर लेकर आते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी गाइडलाइंस जो है वो ध्यान में रखना जरूरी है कि आप किसी इन्फेक्शन का शिकार ना हो? अच्छा, बकरा ईद है और उसके अंदर हम बच्चों को रोक नहीं सकते बाहर जाने के लिए। थोड़ी सी एहतियात हमें अपने एंड पे भी करनी है। पहली चीज तो ये, एक तो सैरो तफरी बन गई है अभी मंडियां और सारी चीजें, उसमें आप रोकेंगे नहीं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को कम से कम ऐसी जगह पे लेके जाएं। पहली चीज कहते हैं कि फुल स्लीव्स कपड़े अगर पहन के लेके जाएं तो ज्यादा बेहतर है। साथ में सैनिटाइजर रखें अपने साथ, अपने हाथ साफ करने हैं जब भी मंडी से वापस आना है। दूसरी चीज, हम कोविड में आपको याद होगा कि हम एक घरों के अंदर भी हमने एक स्प्रे रखना शुरू कर दिए थे, एंटीसेप्टिक स्प्रेज होते थे, जो कोई एंटर होता था तो हम स्प्रे करते थे पैर पे, हाथ पे, जस्ट टू सैनिटाइज इट।
तो वही चीज़ हमें अभी भी करनी है। अगर हम जानवर की स्किन के ऊपर भी वो स्प्रे कर सकते हैं, तो जब आप जानवर लेके आते हैं वो आप स्प्रे करें। एंड मेक श्योर कि हाइजीन का ख्याल रखना है, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट खवातीन और साथ साथ वो लोग जिनको खुदा ना करे कोई हार्ट का प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उनके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। इसमें मैं मना नहीं करूंगी कभी भी किसी को मंडी जाने से या जानवरों के पास जाने से, बट अगेन वही है कि अपने आप को आपने ख्याल रखना है। किसी को अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसको आइसोलेट करने की जरूरत होती है, वरना वो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर भी लग सकता है। और अगर सीरियस सिचुएशन होती है तो हमारी 1123 की हेल्पलाइन है, वहाँ पे हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, आप उनसे मुफ्त मशवरा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कंडीशन बहुत सीरियस हो रही है तो 1122 पे रब्ता करें, यू विल गेट एन एम्बुलेंस, हम एम्बुलेंस भेजेंगे आपको एंड वील ट्रांसफर यू टू द हॉस्पिटल विद द प्रॉपर मैनेजमेंट। सही, चलें जी, तो एहतियात आपने करनी है। अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं और मवेशी मंडी से जानवर लेके आ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ टेंट लगा के बाहर बैठे हुए हैं, बैठक लगी हुई है, तो फुल स्लीव्स जो है वो ज़रूर यूज़ करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और आपने जिस स्प्रे का हवाले से बताया वो एक दफ़ा फिर से बता दीजिएगा ताकि लोग। अच्छा, यूजुअली हम क्या कहते हैं, सैनिटाइजर एंड वाटर का मिक्स जो स्प्रे है वो यूज़ कर रहे होते थे कोविड के टाइम पे भी। सो आई वुड रेकमेंड कि इस टाइम पे भी अगर हम वो स्प्रेज रखते हैं जो फॉग जैसा स्प्रे निकल रहा होता है एरोसोल की तरह, वो हम कर सकते हैं अपने ऊपर भी, लोगों के ऊपर जो आ रहे हैं आपके घर पे, एंड देन ऑन द एनिमल्स एज़ वेल। बिल्कुल, चले जी, तो एहतियात करें। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक। तो भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर नादिया और हम उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हीट वेव में मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सकता है। स्पेशली ये जो ईद का सीज़न है इसमें कॉन्गो वायरस जो है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। वैसे तो जानवरों के हवाले से यही खबर सामने आती है कि जी प्रॉपर उनका चेक करके, चेक एंड बैलेंस करके जो है वो मवेशी मंडी में ही जानवर उतारे जाते हैं, बट फिर भी लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, एक तो हमने ये बात कर ली कॉन्गो वायरस से रिलेटेड, दूसरा लोगों को अपने तौर पर किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए कि हीट वेव में वो बड़ी ईद एंजॉय करते हुए बाकी दीगर बीमारियों से भी बच सकते हैं। अच्छा देखिए, हीट वेव ये कांस्टेंट चीज़ है जो चली आ रही है काफ़ी टाइम से, और हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोन भी हो गए हैं कि हम उसको टैकल भी कर लेते हैं, बट अगेन हमें नहीं पता होता सिचुएशन कब वर्स हो जाएगी। तो आपने 2-3 चीज़ों का तो पहले ख्याल रखना है। सबसे पहले अपने इमरजेंसी नंबर्स आपको पता होने चाहिए कि आपने ऐसी सूरत हाल में जहाँ कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है आपने किसको रीच आउट करना है। सही। तो 1122 को तो सबसे पहले रीच आउट करना है इन केस अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ताकि हम अपनी एम्बुलेंस आपके पास भिजवा सकें, हमारा पैरामेडिक ट्रेन स्टाफ। अच्छा, मैं यहाँ पर डॉक्टर नादिया आपसे एक चीज़ ज़रूर जो है ना क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि 1122 जिसका आपने जिक्र किया कि कोई इशू होता है तो डेफिनेटली लोग वहाँ कॉल करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मशवरा भी जो है वहाँ से आप ले सकते हैं, अगर कॉन्गो वायरस से रिलेटेड आपको कोई मशवरा चाहिए या इस तरह का कोई आपको एडवाइस चाहिए तो लोग 1122 पर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये ज़रा बताएं कि किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं वहाँ पर लोग, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आवाम को किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि जिस तरह मेरे लिए ये बात बड़ी नई थी कि अच्छा एडवाइस भी ली जा सकती है 1122 से कॉल करके। वो तो अब तक तो हमारे जहनों में यही था, मुझे तो कम से कम यही मेरे जहन में था कि नहीं 1122 दैट्स एमरजेंसी प्लेटफॉर्म, और वहाँ पर आप खुदा न खास्ता किसी एमरजेंसी की सूरत में कॉल कर सकते हैं, या आपको कोई शक हो रहा हो कि घर में या सराउंडिंग में कुछ मशकूक कोई एक्टिविटी है। कैसे फैसिलिटेट किया जाता है अगर कोई एडवाइस चाहिए, कोई मशवरा चाहिए आवाम को? अच्छा, SIHS के बेसिकली 3 पिलर्स हैं हमारे। एक 1122 है जिसके थ्रू आप कॉल करके इमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस मंगवा सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, दैट इज 1123। ओके, ये सब व्यूअर्स से भी मेरी गुजारिश होगी कि इस नंबर को याद रख लें, अपने घरों के ऊपर लगा दें, बच्चों को बता दें कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो कॉल ऑन दिस नंबर। हमारे पास ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। आप अगर हमें इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपकी बात डायरेक्टली डॉक्टर से कराई जाती है। वहाँ पे आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मशवरा लेना हो, कुछ भी लेना हो, आप डॉक्टर से ले सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स 24/7 मौजूद होते हैं और वो आपको किसी टाइम पे भी किसी भी मर्ज के हवाले से आपको मशवरा लेना है, इवन आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है कि भाई मैं मंडी जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे बताएं कि मेरे बच्चे के साथ जा रहा हूँ, क्या क्या चीजें का ख्याल रखना है, तो वो मशवरे तक आपको ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी इस सर्विस के थ्रू आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर घर में कोई इमरजेंसी है या किसी को सडन हार्ट अटैक है, कोई कार्डियक अरेस्ट है, किसी को कोई
कोई और जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है तो दे कैन कॉल रिलेटेड टू दी हेल्थ इश्यूज। यस, हाँ मतलब अच्छा, हाँ, नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस हाँ, हेल्थ इशू, हमारे पास मेंटल हेल्थ के साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हैं, और उनको भी ये 1123 पे ही कांटेक्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आई वुड लाइक टू शेयर द स्टैट्स हमारे साथ। हमने अभी तक 18 ऐसे सुसाइडल केसेस हैं जिनको रिवर्ट बैक किया है, एंड वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन दैट। Congrats for that. थैंक यू सो मच। तो हमने उनको रिवर्ट भी किया है, उनको वापस हम जिंदगी में लेके आए हैं, फॉलोअप्स के साथ कांस्टेंट, एंड हमारे पास काउंसलर्स भी मौजूद हैं, क्योंकि यूजुअली आप देखें जो भी बंदा बीमारी से गुजर रहा होता है साथ साथ मेंटल हेल्थ और उसको इसके भी इश्यूज आते हैं उसको, तो साथ साथ हमने ये वाला सेगमेंट जो है, ये सर्विस जो है बेसिकली ये उन्हीं लोगों के लिए है कि हम आप रीच आउट करें, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर हमारे डॉक्टर को लगेगा कि सीरियस कंडीशन है तो वो डायरेक्टली फिर एम्बुलेंस आपके घर पहुंचवाएंगे ताकि आपको सेफली हम ट्रांसपोर्ट कर सकें हॉस्पिटल। सही, बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो भाई 1123 इट्स इट्स अ नंबर, 1122 इमरजेंसी नंबर है, 1123 जो है आप किसी से भी एडवाइस ले सकते हैं, यहाँ पर कॉल करके आप मशवरा कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और जिस तरीके से अभी डॉक्टर नादिया बता रही है ना कि कुछ लोग जो है वो सुसाइड करना चाहते थे लेकिन उनको रिवॉर्ड किया और उनको समझाया कि नहीं भाई ये आपने नहीं करना है, अपनी जान आपने खुद नहीं लेनी है, खुद नहीं गंवानी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि साइकोलॉजिकल तौर पर भी वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि लोग वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है। अच्छा ये बताइए कि अब क्योंकि आप लोग बड़ा बिजी होते हैं, जाहिर सी बात है अब ये सीज़न है तो इसमें कॉल्स वगैरह भी ज़्यादा आती हैं और केसेस भी कई सारे ऐसे खुदा न खास्ता अगर रिपोर्ट हो जाएँ तो आप लोग क्या करते हैं फौरन? अच्छा, हमने अभी SIHS 1122 की सारी एम्बुलेंसेस को हाई अलर्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि PMD से नोटिफिकेशन है ऑल ओवर सिंध के अंदर, टेम्परेचर बिल्कुल हीट वेव के साथ साथ कॉन्गो भी फैलेगा अभी, बकरीद जिस तरह करीब आ रही है, तो हमारी एम्बुलेंसेस सारी हाई अलर्ट पे हैं। हमने कैंप्स सारे ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिए हैं अक्रॉस सिंध, हमारे 50 कैंप्स रेडी हैं जिसके अंदर हमारे ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं, पैरामेडिक्स हैं जिनको ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी है कि हीट वेव आपको किस तरह मैनेज करना है पेशेंट को, एंड देन कोई वायरल इन्फेक्शन के साथ आता है उसको किस तरह मैनेज करना है। तो बेसिकली हीट वेव कैंप्स हमने ऑल ओवर स्टैब्लिश किए हुए, हाई अलर्ट पे अपनी टीम को रखा हुआ है, उनको ट्रेन करा दिया है पहले से ही कि आपने हीट स्ट्रोक के पेशेंट को किस तरह से करना है। वहाँ सहूलियात मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल ठंडा पानी है, ORS है, मेडिकेशंस हैं, साथ साथ कूलिंग पैड्स होते हैं जो ऐसी सूरत में जहां आपको फीवर होता है, तेज़ बॉडी टेम्परेचर आपका राइज करने शुरू हो जाता है, वहाँ आपने सबसे पहले गर्दन पे अपने अंडर आर्म्स में एंड ग्रोइन एरिया के अंदर आपने पट्टियां करना शुरू कर देनी होती हैं या कूल पैकिंग करना शुरू, कूल पैकिंग करनी शुरू, बिल्कुल। तो वो चीज़ों की सहूलियत वहाँ पे करनी चाहिए जब आपको फील हो रहा है कि नहीं अब बस बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, दैट्स टू मच हीट, ये कूल पैकिंग जो है इसका तरीक़ाकार क्या है? अच्छा, बेसिकली देखिए दो कंडीशन होती है, एक कहलाती है हीट एग्जॉस्शन, और एक होता है हीट स्ट्रोक, राइट। अब मैं अगर गर्मी में बाहर निकलती हूँ, सबसे पहले जो मुझे स्टार्ट होगा बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू करेगा, मुझे मेरे अंदर क्या कहते हैं नमकियात की, पानी की सब कमी होगी, मुझे थोड़ा चक्कर आना शुरू करेगा, नॉजिया वॉमिटिंग होगा। तो ये आप हीट एग्जॉस्शन वाली फेज के अंदर होते हैं जहां पे आपने सबसे पहली जो मेजर्स हैं आपने उसी टाइम पे लेना है। आपने सबसे पहले अपने आप को एक सेफ एरिया के अंदर लेके जाना है जहां ठंडक है, थोड़ी सी शेड है, पानी आपने अपने साथ जरूर कैरी करना है। लोगों के अंदर मैंने देखा है हैबिट नहीं होती है पानी की बोतल अपने साथ लेके जाने की, लेकिन आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी कि अपने साथ पानी की बोतलें जरूर कैरी करें। और जब आपको ऐसा फील हो कि यार आपको बहुत चक्कर आ रहा है या आपको गर्मी सा फील हो रहा है, आपको आई गेस कूल पैक तो फौरन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पानी जरूर मिल जाएगा, शेड मिल जाएगा जहां आप बैठे अपने आप को रिलैक्स करें थोड़ा देर, हर थोड़ी देर पे ब्रेक लें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। अगर ये कंडीशन को इनिशियली हम ट्रीट नहीं करते तो यूजुअली ये हीट स्ट्रोक की तरफ चला जाता है, एंड देन हीट स्ट्रोक में ऐसा होता है कि आपको पसीना आना बंद हो जाता है, बिल्कुल आपका बॉडी का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, 104 या 104 से ज्यादा हो जाए तब ये वो हीट स्ट्रोक वाली कंडीशन होती है। उसके अंदर आपने फौरन किसी को बुलाना है हेल्प के लिए, क्योंकि आप आप अपने कॉन्शियस हो रहे हैं, फेंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने हेल्प कॉल करनी है, एंड देन साथ ही साथ क्या कहते हैं तब हम कोल्ड स्पंजिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें कोई भी कपड़े को आप ठंडे पानी में लगा के गर्दन के ऊपर रखें, अंडर आर्म्स में रखें, और उसको थोड़ी देर रखें, एंड देन वापस उसको ठंडे पानी में रख के स्पंजिंग करें। तो वो फौरन स्टार्ट कर देना बहुत ज़रूरी होता है किसी के अंदर। ठीक है, तो जी आपने ये सारी एहतियात ज़रूर करनी है, और यहाँ तक नौबत नहीं आए तो इससे बेहतर ये है कि आप खुद ही एहतियात करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और मतलब ये ना करें कि अगर हीट वेव है तो आप उसमें लापरवाह हो जाएं। आपने लापरवाह नहीं होना, अपना
आपने ख्याल रखना है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नादिया, आप Thank you so हमारे much. शो पे आई और आपने कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए। तो आज भाई बहुत सारी ढेर सारी बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई डॉक्टर नादिया के साथ। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर नादिया को आगे आने वाले शोज़ में भी दोबारा से बुलाएं और उनसे मज़ीद इस हवाले से पूछें कि खुदा न खास्ता कहीं कोई केस तो रिपोर्ट नहीं हुआ, खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई इमरजेंसी तो इस तरह से रिपोर्ट नहीं हुई। चले जी, शो में या वक्त हुआ है ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात करेंगे उस टॉपिक पर जिस टॉपिक पर पूरा पाकिस्तान ही बात कर रहा है और इंतहाई हैरान और परेशान, मतलब जितना सोचते जाए इंसान, जितना इस हवाले से इस केस के अंदर आप इन्वॉल्व होते हैं ना, उतना आपको लगता है कि इसकी गहराई कितनी है। मतलब एक खातून इतने धड़ल्ले से जो है वो पिंकी क्वीन के नाम से इस तरह से ड्रग्स सप्लाई करती रहीं और अब जब वो पकड़ी गई हैं तो भी उसके बावजूद भी जो है उनके हवाले से मुतज़ाद खबरें, कई सारी खबरें सामने आती हैं कि जी हथकड़ी के हवाले से बात हुई, फिर उनकी जिस तरीके से वो अंदर आ रही थी और जिस तरीके से वो मतलब जैसे कोई बड़ा कोई फ़खरिया काम कर लिया उन्होंने, या जिस तरह से वो दबंग स्टाइल में उन्होंने एंट्री दी। तो मेरे ख्याल में ये पूरे सिस्टम के लिए ना सवालिया निशान है। मतलब इसके बड़े सारे जो है ना क्वेश्चंस हैं और इतने सारे जब लोग सवाल कर रहे हों, इतने सारे लोग जब किसी एक मामले से जुड़े हुए हों, उसके बारे में कंसर्न ले रहे हों, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करें कि अभी एक करंट क्या अपडेट है इस केस की, करंट क्या सिचुएशन है और क्या कुछ हो रहा है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो आमिर भाई इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा आमिर भाई, ये बताइए कि ये जो कोकेन स्मगलर हैं अनमोल उर्फ पिंकी, ये अभी इनके जो केस की करंट अपडेट है वो क्या है? फिर आगे चल के बात करते हैं कि किन किन लोगों के नाम हैं, क्या कुछ हो रहा है और अभी किस तरफ ये केस जा सकता है। जी, जैसा कि आपने देखा था कि फर्स्ट इंस्टांस में ही जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनको जेल कस्टडी कर दी। हाँ, देखिए इतना हीनियस क्राइम था और उनके ऊपर आपने देखा कि इतने सारे केसेस थे, 2021 से 2024 तक उनके ऊपर भी एफआईआर थी। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट को तफ्तीश के लिए पुलिस को रिमांड लेना चाहिए था, मगर आई डोंट नो कि क्या सर्कमस्टांसेस थे कि उसको जेल कस्टडी कर दिया। फिर आपने देखा कि हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ ने उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कि जी रिमांड देना चाहिए था, लेना चाहिए था पुलिस को और मजिस्ट्रेट साहब को लेना चाहिए था। फिर उसकी अपील में गए, रिमांड की रिवीजन में गए, फिर डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको जो है ऑर्डर को सेटिसाइड करके 3 दिन का रिमांड दिया। देखिए इतना हीनियस क्राइम का जब मुल्जिम आता है तो उससे तफ्तीश वाइड तरीके से होती है, उसमें टाइम पुलिस को देना चाहिए, तो वो नहीं दिया गया था। तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज ने इंटरवीन करके ऑर्डर को सेटिसाइड करके उनको जो है वो पुलिस की कस्टडी में दिया गया ताकि पुलिस उससे मालूमात कर सके कि ये नेटवर्क क्या था। तो बाकी आप देख रहे हैं नेटवर्क उनका बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई हैं। उसमें कुछ हाई प्रोफाइल लोगों का भी नाम आ गए हैं, उसमें कुछ एक्टर और एक्ट्रेस भी इन्वॉल्व हैं और आपने देखा कि वो खुद साइंटिस्ट के तौर पे भी सामने आई कि वो सारा कुछ खुद बना रही थी। हाँ, कुछ खुद बनाना सीख ली। मतलब आप इमेजिन करें कि ये किस तरह की खातून है। अच्छा, जब कोई लड़की है, खातून है, तो सबसे पहले उसको ये ख्याल आता है, सबसे पहले उसको ना ये सोचना चाहिए कि वो जो काम कर रही है उससे किसी को नुकसान ना हो। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो किसी को कोई नुकसान ना हो, आप किसी के लिए हार्मफुल ना हो, मगर ये तो धड़ल्ले से, यानी लोगों की ज़िंदगी तबाह करने वाला काम इतने धड़ल्ले से और ऐसे जैसे कि कोई बहुत ही कोई प्राउड वाली बात है। मतलब पकड़े जाने के बाद भी किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं लग रही थी और जो चाल थी, जिस तरह से वो एंट्री लेके अंदर आ रही थी, पानी की बोतल एंड ऑल दैट, व्हाट वाज दैट? हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था। और लोग देखिए इस पर एक तो वो वुमेन थी। हाँ, अच्छा, उसमें पुलिस ऑर्डर 1934 में जो रूल 22-26 है उसमें ये कहा गया है कि वुमेन को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, पुलिस ऑर्डर में है। हाँ। लोगों ने तनकीद की कि क्यों नहीं हथकड़ी लगाई गई उसको। हाँ। तो हथकड़ी नहीं भी, हथकड़ी उस स्टेज पर लगाई जाती है ऐसा मुल्जिम में जो एस्केप करने का खतरा हो या भागने का हो, तो वुमेन को हथकड़ी पर थोड़ा सा ये लॉ में है कि हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। बाकी ये आपकी बात ठीक है कि वो चाहिए ये था
कि उसको लेडीज कांस्टेबल या हाँ, लेडीज पकड़ के लेके, हाँ, वो हाँ। लेके आती। अब उसको तो ऐसे आपने ठीक कहा, रिमांड लग ही नहीं रहा था कि वो रिमांड पे आई है, बल्कि ऐसे लग रहा था वो कोई इंस्पेक्शन करने आई है हाँ, कोर्ट की। सही। तो ये चीजें आपकी बात सही है, वो करना चाहिए था प्रोटोकॉल, उसको इस तरीके से नहीं देना चाहिए था। एक मुलजिम जब पकड़ा है तो, और वो वुमेन थी, उसको लाना भी लेडीज कांस्टेबल या लेडीज किसी इंस्पेक्टर के जरिए लाना चाहिए था कोर्ट में। वो भी थोड़ी वायलेशंस तो थी, ये तो रिमांड में इस तरीके से नहीं लाना चाहिए हाँ, था। अच्छा, इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं, ये तो इसका केस हो गया अनमोल उर्फ पिंकी का। इसी से रिलेटेड कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मंशियात फरोश जो है वो पकड़े जाते हैं। तो इस केस से रिलेटेड या इस तरह के बाकी जितने भी केसेस होते हैं उन पे क्या जो है वो कानून है, क्या करता है कानून, फिर किस तरीके से इनको सजाएं मिलती हैं, क्या कुछ होता है, ये बताइए। देखिए 69C अगर नारकोटिक्स एक्ट में जाएं तो 69C में डेथ पेनल्टी है। 1 किलो से ऊपर अगर आपके पास 1 kg से ऊपर आपसे रिकवरी होती है तो उसकी डेथ पेनल्टी है। अच्छा। मगर अफसोस है आपके सामने, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी चीज़ें पूरी नहीं होती, प्रोसिक्यूशन केस को प्रूफ नहीं कर पाती, उसमें डेंट्स एंड लेक्यूनास छोड़ देते हैं, या एविडेंस उस तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाते, या वो जो चीज़ें रिकवरी कंट्राबैंड आइटम जो रिकवर होता है उसका प्रॉपर तरीके से केमिकल रिपोर्ट्स नहीं आती। क्योंकि फ्लॉज से क्या होता है कि सिंगल डाउट होता है तो दैट गोज इन फेवर ऑफ एक्यूज, वो एक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा होता है, वो फिर दोबारा वही काम शुरू कर देता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी डिजिटल दौर है, साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए, और उसमें केमिकल रिपोर्ट्स में भी फ्लॉज नहीं होने चाहिए। अब केमिकल रिपोर्ट में फ्लॉज क्या होते हैं, डेट्स गलत आ जाती हैं, भेजने की डेट, जो केमिकल रिपोर्ट की डेट आती है उसमें मिस्टेक हो जाती है। अब वो बाय डिफॉल्ट है या वो बाय कंसेंट से होता है, वो आई डोंट नो, मगर वो चीजें ऐसी आ जाती हैं जब कोर्ट, देखिए कोर्ट चलता है मटेरियल पे, जो मटेरियल कोर्ट के सामने होता है, तो कोर्ट को वो लगता है कि जो चीजें आई हैं उसके अंदर इतनी डेंट्स एंड लेक्यूना, तो कोर्ट मजबूरन तौर पे कोर्ट को छोड़ना पड़ता है। तो ये काम तफ्तीशी का है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, ये उसका काम है कि वो केस को प्रॉपर तरीके से अकॉर्डिंग टू पुलिस रूल, अकॉर्डिंग टू लॉ, उसको प्रॉपर बना के कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करे। सही। अच्छा, अब ये जो मुलजिमा है कोकेन स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी, इसके ऊपर जो है वो कत्ल, मंशियात और असला बरामदगी के मुकदमात हैं, इस हवाले से जी देखिए, जितने भी केसेस होंगे हर एक का लॉ है। अगर उससे असला रिकवर हुआ है तो वो 23वां आर्म्स एक्ट में जाएगा, उसकी सेपरेट FIRs होगी। कंट्राबैंड आइटम उनसे रिकवर हुआ है उसकी अलग होगी, और उसकी इन चीज़ों से अगर किसी को नुकसान पहुंचा है, कोई किसी की डेथ हो गई है, तो वो 302 की FIR अलग होगी। तो ये सीरीज ऑफ FIRs होंगी, जो लॉ उसमें इन्वोक करेगा उसके मुताबिक जो है वो FIRs लॉन्च होती जाएंगी। और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, 2021 से 2024 तक अगर देखें तो इसका रिकॉर्ड भी है। और रिसेंट जो IG साहब के हुक्म से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर भी ये चीज़ें आई हैं कि 2021 से 2024 तक इसके ऊपर FIRs थी, फिर इसके भाई के ऊपर FIRs थी, फिर ये सारे इसने बड़े जो है वो तरीके से और बड़े असर रसूख से, बड़ा इन्फ्लुएंस तरीके से अपने आप को निकाला, भाई को निकाला। हाँ, इसने अपने भाई को भी निकाल दिया। जी, अपने भाई को भी निकाल लिया इसने। तो वो कैसे निकाला, यही मैंने चीजें आपको बताई ना। वो ये चीजें हैं कि हाँ, आप कहते हैं अदालत ने छोड़ दिया, अदालत मजबूर होती है, क्योंकि जो मटेरियल इन्वेस्टिगेशन अदालत के साथ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अदालत के सामने लेके आता है, अदालत ने उस पर फैसला करना है। अदालत ने खुद जाके तफ्तीश नहीं करनी, तफ्तीश में फ्लॉज होंगे, जो विटनेसेस डालेंगे वो कोर्ट में आके अगर मुनहरिफ हो जाते हैं, मना कर देते हैं कि जी हमारे सामने ये चीजें रिकवर ही नहीं हुई, ये तो पुलिस ने खुद डाल दी, तो क्या अदालत क्या करेगी? ये तो इनका काम है कि ये प्रोसिक्यूशन का काम है कि वो केस को जो है वो प्रॉपर तरीके से अदालत में पेश करें, ताकि कन्विक्शन हो, ताकि सजा हो, डेटरेंस हो, ताकि सोसाइटी में ऐसा कोई काम करने से पहले सोचे। और जब तक डेटरेंस नहीं होगी ये चलता रहेगा सिलसिला। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डेटरेंस नहीं होगी तो ये सिलसिला फिर चलता ही रहेगा, इसी तरह के केसेस सामने आते रहेंगे। अच्छा, कई और भी बहुत सारे लोगों के नाम है, बासर रसूख लोगों के नाम है, उस हवाले से बताइए कि जब इस तरह के केसेस में ये पता चलता है कि भाई बैक पे बहुत ज़्यादा रसूख वाले रखने वाले लोग भी मौजूद हैं, तो फिर केस की नौयत क्या होती है, किस तरफ केस जा रहा है, इस हवाले से करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो कोकेन स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि करंट सिचुएशन क्या है और जो मुकदमात हैं उसके हवाले से आमिर भाई जो है वो हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, अभी क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जो कि सामने आए, ज़ाहिर है हम नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन वैसे जो पता चला है वो यही पता चला है कि कई सारे ऐसे नाम हैं जो मीडिया से भी हैं, बाकी जगहों से भी असर रसूख रखने वाले लोग हैं। तो जब कोई इस तरह का केस होता है तो उस केस की नौयत क्या होती है या फिर किस तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको चीज़ बताऊं, नो बडी इज अबव द लॉ। हाँ। अगर एक्ट्रेस हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी हैं, तो कानून से बदतर अब तक तो कोई भी नहीं है, बढ़कर कोई भी नहीं है, तो कानून तो हरकत में आएगा। सही। अब जो इन्वॉल्व है, जाहिर है इन्वेस्टिगेशन, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उनकी भी तफ्तीश होगी, फिर क्या उनसे क्या डीलिंग्स थी, क्या उनसे गिव एंड टेक चल रहा था, उसका भी तफ्तीश में चीज़ें सामने आएंगी। फिर जो ट्रेल्स, ये चीज़ें जो खरीदी जा रही थी, किस ट्रेल में मनी उसको दी जा रही थी, उस पर भी ये सब चीज़ें अभी आने वाले वक्त में, क्योंकि मैटर अंडर सब जुडिस है, तफ्तीश में है, तो इस पर हम बात ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि चीज़ें अभी सामने नहीं आई। अब हम किसी का नाम भी नहीं ले सकते जब तक वो सामने तफ्तीश से सामने चीज़ें ना आए। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये जो खातून है, इस हवाले से आप देखें कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लोग इस हवाले से यही बात कर रहे हैं कि भाई इतनी दीदा दिलेरी, इतने धड़ल्ले से आप मंशियात बेच रहे हैं और आप ये कह के बेच रहे हैं कि कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इस हवाले से ज़रा बताएं कि इस हवाले से फिर किस तरह से इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और क्या इसके ऊपर भी, यानी कि एक तो आप लोगों का नुकसान करें, लोगों के घर तबाह करें, नौजवान नस्ल को तबाह करें, आप हमारी यूथ को तबाह करें और उसके बाद धड़ल्ले से बयानात भी दें, तो उसके बाद फिर इस हवाले से कानून क्या कहता है कि एक तो आप गलत काम कर रहे हैं और ऊपर से आप शर्मिंदा तो छोड़ें, आप तो बयानात दे रहे हैं उसके ऊपर कि जी कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर सकता और हम तो जो है ब्रांड बन गए। तो ये देखा, यही मैंने चीज यही की ना। हाँ। कि लॉ जब तक डेटरेंस नहीं होगी सोसाइटी में, ये एक पिंकी से दूसरी पिंकी, दूसरी से तीसरी पिंकी, ये चलता रहेगा। तो डेटरेंस के लिए जब तक एक सेट ऐसा इन्वेस्टिगेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें इसको कन्विक्शन हो, जिसमें ये चीजें सब बाहर आए, इसमें कौन मुलविस है, किसके हाथ है, तफ्तीश बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। जब तक सब चीज़ें सामने नहीं आएंगी तो ये अमल चलता रहेगा। अगर तफ्तीश में फ्लॉज होंगे, तफ्तीश में डांट्स लेक्यूनाज होंगे, तो उसका बेनिफिट उसको मिलेगा, वो 1 साल में 6 महीने में फिर वापस आ जाएगी, फिर ये काम शुरू हो जाएगा। तो इसको प्रॉपर जो है, मेरा तो था कि मेरी राय ये है कि इसको प्रॉपर जो एक्सपर्टीज है उनको डाल के, और जो है वो तफ्तीश ऐसी होनी चाहिए कि इसको एक दफ़ा ही जड़ से ही ख़त्म करना चाहिए इस नासूर को, क्योंकि सोसाइटी में ये ड्रग्स, कोकीन, ये ब्रांड करके बेची जा रही थी। तो इसको तो ऐसा करना चाहिए कि ये आइंदा ये दोबारा अमल ना हो सके। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, आपके पास इस हवाले से इस तरह के कितने केसेस आते हैं, उसमें क्या स्टोरीज होती हैं और क्या कुछ होता है, ज़रा थोड़ा सा शेयर करें लोगों के साथ, और किस तरह से लोगों को बचना चाहिए इन तमाम तर चीज़ों से। ये लोग जो ट्रैप करते हैं, जो ट्रैपिंग ग्रुप होता है ना, ये बहुत एक्टिव होता है। असल में क्या होता है कि इनके फैसिलिटेटर भी बड़े सारे होते हैं, मतलब एक बंदा है बैक पे तो उसके फैसिलिटेटर कई सारे होंगे, फिर वो उसका कोई फ्रंट मैन होगा एंड ऑल दैट। ये किस तरह से ग्रुप काम करता है। दूसरी बात ये कि आपके पास जो केसेस आते हैं इसी तरह से, उनके हवाले से बताइए कि वो क्या केसेस होते हैं, लोगों को अवेयरनेस हो कि भाई ये जो ग्रुप्स होते हैं, जो आपको ट्रैप करते हैं, जो आपको बुराई की तरफ बुलाते हैं, ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आपको बुला रहे होते हैं, ये आपके दोस्त बन जाते हैं, ये शायद आपसे बहुत अच्छी जो है वो हेलो हाय रखते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होने देते कि ये आपको किसी बुराई की तरफ धकेल रहे हैं। ये इतने बुरे तरीके से आप ट्रैप होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। होता ये है कि ये नशा जो है, कुकीन है ये, और दूसरी जो ड्रग्स हैं, उसको पहले वॉलंटरी दी जाती है। अच्छा। बगैर पैसे के। उससे उसको एक लस्ट की तरफ लगाया जाता है। सही। जैसे स्कूल और कॉलेजेस में ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो एडिक्ट होंगे, वो अपने साथ इस चेन को चलाते जाएंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पहले शुरू करेंगे, फिर वो लस्ट लग जाती है, फिर वो घर के सामान बेचेगा, घर से चोरियां करेगा, उसको वो चीज़ चाहिए होगी। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, इससे थोड़ा सा ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेंटल पीस आ जाता है। ये कोकीन और आइस से
रिसर्च ये है कि उससे बहुत ज्यादा इंसान पीस में चला जाता है, रियलिटी से दूर चला Reality जाता से है दूर चला और जाता उसको है। ये लगता है कि बस जो है ना वो जिंदगी बस यही है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता। मतलब आप अपनी जिंदगी में नहीं होते। अगर आप कोई किसी किस्म का नशा, किसी किस्म की ड्रग्स यूज कर रहे हैं तो बस ये जान लें कि आपने बस आपने अपनी जिंदगी को जो है ना वो खैर बात कह दिया है। अगर आप जिंदगी में होते हुए भी जिंदगी में नहीं होते, आपको आप कहीं और ही होते हैं फिर। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही आपने ठीक कहा। तो यहाँ से ये शुरू होता है स्कूल कॉलेज लेवल पे, फिर आहिस्ता 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 ये वो जो और एडिक्ट होते हैं वो आगे फिर इस चेन को बनाते हैं। तो ये और डिवोर्स होने की भी बहुत सारी जो वजूहात हैं, उसमें से एक वजह ये भी होती है कि खवातीन आके ये बताती हैं कि जी उनका जो शौहर है वो किसी किस्म का नशा करता है, किसी किस्म की ड्रग्स लेता है, और ये वही पूरी चेन चलती हुई आती है जो लोगों की जिंदगियां ऐसे तबाह कर रहे होते हैं कि उनको आइडिया ही नहीं होता कि लोगों के पूरे पूरे घर तबाह हो जाते हैं। कितने इस तरह के केसेस आते हैं डिवोर्स के जिसमें खवातीन ये कहती हैं कि जी उनका हस्बैंड जो है वो ड्रग्स ले रहा है और इस तरह की हरकतें कर रहा है, वो उनके साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास डिवोर्स के भी केसेस हाँ। आते हैं, खुला के केसेस आते हैं। उसमें उनकी वन ऑफ द ग्राउंड यही होती हाँ। है कि वो नारकोटिक्स ले रहा है, वो मनशियात लेता है, ड्रग्स लेता है। ड्रग्स लेने के बाद वो अपने होश में नहीं होता, फिर वो जो है घर के सामान बेचता है, फिर वो जो जाहिर है फिर माल ट्रीटमेंट भी ज्यादा करता है, टॉर्चर करता है, क्योंकि वो अपनी सेंसेस में ही नहीं होता, बच्चों को लुक आफ्टर नहीं करता। तो फिर वो जाहिर है खातून कोर्ट में आती है, वन ऑफ द ग्राउंड है खुला के लिए। जब लड़की कोर्ट में आती है तो ये ग्राउंड एजिटेट करती है कि जी ये ड्रग्स लेता है, जिससे जो है उसके बाद माल ट्रीटमेंट करता है, तो इससे जो है मैट्रिमोनियल टाई नहीं चल पाता। तो ये भी वन ऑफ द ग्राउंड है। और देखें नशे के बाद तो इंसान फिर वो इंसान ही नहीं रहता ना, उसको तो पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। उसको तो ना घर का पता होगा, ना अपने बच्चों का पता होगा, ना अपनी जॉब का पता होगा। उसको एक ही होता है लस्ट कि मुझे ये पूरा करना है। अब कैसे पूरा करना है उसके लिए वो हर तरीका अख्तियार करेगा। तो ये बिल्कुल ये जो चीज़ है सोसाइटी में ये तबाह कर रही है नौजवानों को। अब इसमें खाली आप नहीं कह सकते कि सिर्फ इसमें फीमेल भी ज़्यादा इसमें मुलविस हो गई हैं। अगर आप आज देखें तो ज़्यादा अभी जो है वो आइस और कोकीन ज़्यादा फीमेल है, मेल से ज़्यादा। जो रिसर्च है उसमें फीमेल ज़्यादा ये हाँ, उसमें ये होता है ना कि वो किसी न किसी की बातों से ट्रैप होके और खवातीन जो है इस राह पर चल पड़ती हैं। अब अगर आप सैड हैं, परेशान हैं, किसी भी वजह से परेशान है, तो वो क्या करते हैं कि अगर उनकी कोई दोस्त ऐसी है जो कि उनकी गैदरिंग में है और वो उनको कहती है नहीं जी चलें ठीक है जी आप इस तरफ आ जाएं और इस तरफ आके आप मजीद परेशान हो जाएं, उसको ये बताना चाहिए कि आए मैं आपको मजीद परेशानी की तरफ धकेलने लेके जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अगर कोई किसी की जिंदगी तबाह करे, बर्बाद करे, उसको इस नशे की लत में लगाए, उसके लिए कानून क्या कहता है? अगर कोई कहे कि भाई फला बंदा था जिसने मुझे कहा कि तुम ये करो इससे तुम्हें ये सुकून मिलेगा, या ये करो ये तुम्हारे लिए इसके बेनिफिट्स हैं, तो किसी को गलत राह पर डालने के लिए अगर कोई कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है और किसी की ज़िंदगी तबाह कर देता है, तो उस हवाले से कानून क्या? देखिए बिल्कुल है, कानून बिल्कुल है। देखें जो इस चीज़ें में सहूलत मुयस्सर कर रहा है, हाँ। उसको ड्रग्स प्रोवाइड कर रहा है, हाँ। या उसको इस ला रहा है, तो वो भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल है ड्रग्स लेने वाले के। हाँ। जो दे रहा है और जो ले रहा है, देखिए दोनों इक्वल हैं। अब जब यही तफ्तीश होती है तो उसमें यही देखा जाता है कि ये ड्रग्स आई कहाँ से थी, बनी कहाँ से थी, केमिकल कहाँ से आया था, केमिकल किसने प्रोवाइड किया था, इसको कशीद किसने की थी, बनाया किसने था, इस पर लेबलिंग किसने की थी। तो तफ्तीश में और इसका पीछे मास्टरमाइंड कौन था, इसको लॉन्च किसने किया, कहाँ कहाँ ये सप्लाई हो रही थी और किस तरीके से हो रही थी। आपको पता है ये जो सप्लाई हो रही थी ये ऑनलाइन थी, थ्रू ऑनलाइन या राइडर के थ्रू थी, और वो पता नहीं क्या क्या उसने बयान दिया है कि मैं जो है वो की जगह बताऊंगी और वो पता नहीं वहां पर रखकर आप चले जाएं एंड ऑल दैट। मतलब इतना दिमाग अगर कोई इंसान इन नेगेटिव चीज़ों में इस्तेमाल कर रहा है, किसी को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो यही दिमाग अगर पॉजिटिव और अच्छाई की चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाए तो आपको भी फ़ायदा हो जाए और जो माशरा है ना उसको भी फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि हमारे यहाँ ना बड़े मज़े से लोग गलत मशवरे देते हैं, यानी ये बड़ा एक आम रिवाज है कि आप किसी से मशवरा लें वो आपको गलत मशवरा देगा। गलत मशवरा देना क्यों है किसी को? अगर आप किसी को सही गाइड नहीं कर सकते हैं तो किसी को गलत मशवरा भी नहीं दें, किसी से आप जो है वो इस तरह की बात भी नहीं करें कि उसका नुकसान हो।
मैंने आपसे पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि आमिर भाई कितने केसेस इस तरह से आते हैं कि जी मंशियात फरोश पकड़ा गया, क्या इनसाइड स्टोरी बताता है, वो क्या होता है, किस तरीके से ये ट्रैप होता है? देखिए होता ये है कोई ट्रांसपोर्टेशन में पकड़े जाते हैं। कुछ केसेस मेरे पास ऐसे हैं जिसमें बाय बस लेके जाने के लिए थे, बस में सामान के अंदर से रिकवरी हो गई। कुछ ये था जी TCS या कोई भी कंपनीज के ज़रिए से ये चल रहा था, उसमें ये हो गई। कुछ सुजुकीज के अंदर किसी खुफिया जगह पे रखा तो पुलिस ने वो खोली, सुजुकी टायरों के अंदर, मंशियात टायरों के अंदर जा रही या सुजुकी के अंदर, या जो सामान डंप था उसके अंदर, चीज़ों के अंदर। तो इस तरीके से भी काफ़ी केसेस सामने आते हैं। और जाहिर है जब पुलिस चेक करती है तो कुछ सर्च जब करती है तो कुछ जो भी मंशियात इनके पास से, इनके हैंड बैग से या इनके पॉकेट से जो निकलती है तो उसके केसेस भी बनते हैं। क्वांटिटी पर है, नारकोटिक्स लॉ जो है वो क्वांटिटी पर है। 25 ग्राम से लेके पनिशमेंट रखी हुई है, इसी तरीके से 1 किलो से ऊपर जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी है। फिर उसमें जो है वो आप इनकी जो ये मंशियात का काम कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी भी कॉन्फिस्केट करते हैं। फिर इस तरीके से जो है वो दूसरे नेटवर्क को भी देखा जाता है कि ये लाया कहाँ से था, ये कहाँ से ये इसकी जो है वो इसको मिली है और ये क्या ये इंडल्ज था। फिर इसका CRO भी देखा जाता है। जो मुलजिम इन केसेस में मुलविस होता है अदालत उनका CRO देखती है कि इसका ये फर्स्ट ऑफेंडर है, पहली दफ़ा ये आया है, या इसका पीछे CRO है, पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जब क्रिमिनल रिकॉर्ड आता है तो फिर अदालतें बेल भी नहीं देती, उनको कन्विक्शन की तरफ भी लेके जाती हैं कि इसका काम ही यही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फिर बेल भी नहीं होती और फिर कन्विक्शन की तरफ मामला जो है वो चले जाते हैं। अभी करंटली क्या सिचुएशन है इसकी, वन लाइनर में बताइएगा इस केस की। पिंकी उर्फ इसमें रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में जो इंकशाफात आए हैं, जो चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं, उस पर अभी मेरा ख्याल है तफ्तीश चल रही है। सही, बिल्कुल। और अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने शो के लिए वक्त निकाला। चले जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक और गेस्ट। वेलकम बैक। तो बात करते हैं आज एक और अहम मौजू के ऊपर। अच्छा, आज का जो मौजू ख़ास है ना वो है इस्तिखारा से रिलेटेड। बहुत सारे लोग इस हवाले से जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि भाई किस तरह इस्तिखारा करना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर क्या दुआएं हैं, किससे इस्तिखारा करवाना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ मौलाना मोहम्मद सादिक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, जो कि रिलीजियस स्कॉलर भी हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, इस्तिखारे के हवाले से आज के शो में कई सारे सवालात भी हैं और इसके हवाले से डिटेल जो है वो डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि इस्तिखारा जो है वो कैसे किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इस्तिखारा एक तो है सुन्नत तय्यबा। सही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस्तिखारा एक तो वो है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तरीक़ा बताया। सही। और दूसरा वो है कि फिर हमारे असलाफ़ ने जो है वो हमें तरीक़े बताएं, ऐसे ऐसे तरीक़े जिस तरीक़े के मुताबिक बंदा इस्तिखारा करता है। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो तरीक़ा बताया, हज़रत जाबिर कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो इस्तिखारा की तालीम ऐसे देते थे जैसे कुरान की तालीम देते थे, यानी इतनी अहमियत दी जाती थी। आज के माशरे में कई लोग कहते हैं इस्तिखारे की कोई अहमियत नहीं है, तो बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इस्तिखारे की तालीम ऐसे देते थे जैसे कुरान की तालीम दिया करते थे। इसका मतलब इस्तिखारा की बड़ी वैल्यू है, इसकी हल्का नहीं है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जो तरीक़ा बताते तो हुजूर फरमाते थे 2 रकात नफिल पढ़ो और उसके बाद एक दुआ पढ़ो। अब दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अंत तअलमु वला नअलमु अल्लाहुम्मा इन कुन्ता हाज़ल अम्र खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबत अमरी फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली व इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबत अमरी फ़स्रिफ़ अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु। अब इसका तर्जुमा, हुज़ूर ने फरमाया कि दुआ मांगो तो कहो, ए अल्लाह, मैं तेरे इल्म के ज़रिए तुझसे इस्तिखारा तलब करता हूँ और मैं तुझसे कुदरत तलब करता हूँ। अंत तालम वला नालम, तू जानता है मैं नहीं जानता।
ए अल्लाह इन कुंत तालमु अन्ना हाज़ल अमरा खैरुल ली फी दीनी, ए अल्लाह अगर तू जानता है कि इस काम में मेरे लिए, मेरे दीन में, मेरी दुनिया में, मेरे काम के अंजाम में बेहतर हो तो इसको मेरे लिए मुकद्दर कर दे, इसको मेरे लिए आसान कर दे। और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे हक में, मेरे दीन में, मेरे माश में, मेरे काम का अंजाम में बेहतर नहीं, तो इसको मुझसे हटा दे, मुझको इससे हटा दे। ये दुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी तालीम दिया करते थे। तो पता ये चला कि इस्तिखारा जो है वो सुन्नत तय्यबा है, बुखारी शरीफ के अंदर इसका जिक्र मिलता है। यहाँ तक हुजूर ने फरमाया कि अच्छा बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इस्तिखारा जब किया, अब इस्तिखारा किया तो एक दफ़ा किया तो बाज़ दफ़ा ये हुआ कि जवाब ज़ाहिर नहीं हुआ। जब जवाब जाहिर नहीं हुआ तो हुजूर ने फरमाया इदा हममता बिअम्रिन फस्तखिर रब्बका सबअ मर्रातिन, हुजूर ने फरमाया जब तुम किसी काम का इरादा करो तो इस्तिखारा करो अपने रब की तरफ 7 मरतबा। और जब 7 मरतबा इस्तिखारा करो तो इसका मतलब ये हुआ, इस हदीस शरीफ से ये इशारा मिलता है कि बाज़ दफ़ा एक दफ़ा इस्तिखारा करने से जवाब वाज़े नहीं होता तो दोबारा किए जाए, दोबारा करने के बाद भी अगर वाज़े नहीं होता तो तीसरी दफ़ा किए जाए, तीसरी दफ़ा नहीं तो 7 दफ़ा किए जाएगा तो इंशाअल्लाह। फिर फरमाया कि अपने दिल की तरफ मुतवज्जो हो, कि तुम्हारे दिल की तरफ मुतवज्जो हो, तुम्हारा दिल अब किस तरफ आ रहा है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसकी तालीम अता फरमाई है। सही। अच्छा, अब जो ख़वातीन जो है मैक्सिमम रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तिखारा किया जाता है ना, कि रिश्ते हर मसले के लिए, वो तो हर मसले के लिए किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो फोकस ये करते नहीं जी अगर हमने रिश्ता करना है तो हम इस्तिखारा करना चाहते हैं। अगर किसी ने इस्तिखारा किया और जिस तरह से आपने कहा कि पहली दफ़ा में वो मना आ जाता है, यानी कि ना आ जाती है इस्तिखारे में, और फैमिलीज़ जो है वो कहती नहीं जी ठीक है हम करना चाहते हैं, तो क्या फिर उसी को ज़ाहिर है फॉलो तो वही करना है, लेकिन फिर क्या दोबारा इस्तिखारा करके देखा जा सकता है? एक बात तो ये है कि जैसे बंदा इस्तिखारा करता है, अब ये जो इस्तिखारे करने वाले इसमें 2 किस्म की कैटेगरी है। एक वो है जो आमिल हैं, एक वो है जो अवाम है। अवाम जो इस्तिखारा करते हैं, जो ये दुआ पढ़कर, तो मेरा मशवरा ये है कि अपनी ज़िंदगी में इसको रूटीन में रखें। अच्छा। क्योंकि वजह यह है कि मिसाल के तौर पर एक आमिल है वो तो तकरीबन हम वक्त अपने जिक्र अस्कार में मशगूल रहता है, और वो अपने जिक्र अस्कार तो उसको तो वो टक करके अगर और जो भी मुख्तलिफ इस्तिखारे के तरीकों में वो जैसे ही पढ़ेगा उसको फ़ौरन जवाब आ जाएगा। मगर वो बंदा जो दुनियावी मशगूलात के अंदर मसरूफ़ रहता है, कभी कभार 6 महीने में कोई एक जवाब इस्तिखारा कर लिया तो उसके इस्तिखारे में कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं। तो ऐसी सूरत में यह है कि एक आम बंदे के लिए जो आमिल होगा वो तो दिन रात इसी कामों में मसरूफ होगा, तो जैसे डॉक्टर है वो पेशेंट में मसरूफ रहता है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आसानी हो जाती है। मगर न्यू पर्सन जो होगा उसको बाकायदा वो, तो एक तो ये है कि वो आम बंदा अपने रूटीन में इसका इस्तिखारा रखें। फिर जैसे आपने मेरी बहन कहा कि वो इस्तिखारा करने वाला एक दफ़ा किया और जवाब में मना आया, अब मना कैसे आया? ये भी होता है कि एक रिश्ते वाले कहते नहीं हमारा ठीक आया, दूसरे वाले कहते नहीं जी हमारे में जो है वो ना आई है। ये अक्सर वो अलग पहलू, वो उसका जवाब अलग होगा। पहला ये है कि मना जो जवाब इस्तिखारे में आया कैसे पता चलेगा? तो एक तो ये जिससे मैंने हदीस शरीफ में अर्ज किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दिल को देखें कि दिल किस तरफ जमता है। अब एक दफा किया, दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा किया, तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह अगर एक दफ़ा में अगर जवाब वाज़ी नहीं हुआ तो 7 मरतबा करें, 7 मरतबा करें, यानी 7 दिन कर लें इस तरह कंटिन्यूटी के साथ में। तो फिर जाकर जब दिल जम जाए जिस तरफ वो हो जाएगा तो समझो वो उसका जवाब होगा। एक तो उलमा ने ये जवाब दिया। दूसरा ये है या तो वो इस्तिखारा की दुआ 2 रकात नफिल पढ़ के इस्तिखारा की दुआ पढ़े, और इस्तिखारा की दुआ पढ़ने के बाद वो बंदा सो जाए और दुनियावी कलाम ना करे बल्कि सो जाए। अच्छा, सोने के बाद अगर रात को ख्वाब के अंदर सफ़ेद चीज़ को देखता है या फिर इस तरह अगर वो हरी सब्ज चीज़ देखता है तो ये समझो कि इसको इशारा दिया जा रहा है कि ये काम तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर इसके बरअक्स अगर वो सियाह चीज़ देखता है या लाल चीज़ देखता है और उस तरफ उसका दिमाग जाता है कि ये इशारा दिया जा रहा है कि ये काम उसके लिए बेहतर नहीं है। तो एक तरीका, तो एक सूरत तो ये भी है। दूसरा, जैसे आपने ये बहुत अहम सवाल किया कि कई एक कह रहा है कि ये इस्तिखारा सही है, ये रिश्ता अच्छा है, दूसरा कह रहा है अच्छा नहीं है। अब बंदा किसकी माने? बंदा इस बाबा की माने या उस बाबा की माने या किसकी माने? तो इस्तिखारे के बारे में बुजुर्गों ने फरमाया कि इस्तिखारा का ताल्लुक ज़न से है, कतई नहीं है, ज़न्नी है। ज़न्नी कहते हैं कि एक इसके 4 लेवल्स होते हैं, एक कतई होता है, एक ज़न्नी होता है, एक शक होता है, एक वहम होता है। यकीन जो कतई होता है वो 100 लेवल 100%,
जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम पर जो वही आती है वो कतई है, वही इलाही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो 100% है। इस्तिखारा जो होता है वो ज़न्नी होता है। ज़न्नी उसे कहते हैं जिसमें 75% तो चांसेस पक्का है, मगर 25% गलत होने के इम्कानात भी बन सकते हैं, लिहाजा वो दावा नहीं कर सकता। वो इसी बेस पर किसी के बारे में ये नहीं कह सकता है कि मैंने इस्तिखारे में चोर का बता दिया कि ये चोर है, इसीलिए कि वो जन है, चूंकि 25% गलत होने के इम्कानात है ना। बाज़ दफ़ा आते हैं कि भाई घर सोना चोरी हो गया, इस तरह हो गया, तो वो इस्तिखारे की बेस पर बाज़ आमिल कहते हैं भाई तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे ने उठाया है, तुम्हारी भाभी ने उठाया है, या देवर ने उठाया है, तो इस तरह जन की बेस पर वो कहने की भी उसको इजाजत नहीं होगी, क्योंकि 25% इम्कानात जो है वो गलत होने के 75% क्लियर हो सकता, क्लियर है। एक बात तो ये, दूसरा ये है कि आप कहेंगे मौलाना कैसे इस्तिखारे की मजबूती हो कि 100% यानी उसका इस्तिखारा मजबूत से मजबूत हो जाए, तो उसका भी बुजुर्गों ने तरीका बताया कि दो बातों को अपनाएगा तो इस्तिखारा मजबूत होगा, और अगर दो बातों को अगर वो नहीं अपनाता तो उस सूरत में उसका इस्तिखारा मजबूत नहीं होगा। उस दो बातों में एक बात है तकवा, तकवा हो परहेजगारी, यानी वो शरीयत के मुताबिक अगर पूरा सही माना में चलेगा और उसके साथ साथ दूसरा उसमें मुराकबा हो। सही, अगर वो मुराकबा करेगा तो उस सूरत में उसका इस्तिखारा मजबूत होगा। सही, चलिए जी, इस हवाले से मजीद भी शो में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा भी मौलाना साहब यहाँ मौजूद है तो उनसे पूछेंगे कि जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं होते उनको क्या पढ़ना चाहिए, अगर किसी के जो घर में बच्चे हैं और बहुत शोर मचाते हैं, जिद्दी हैं, तंग करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, और दीगर इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो मौलाना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डिटेल में डिस्कशन हुई इस्तिखारा से रिलेटेड। अब कुछ बात कर लेते हैं लोगों के मसाइल के हवाले से कि अगर किसी के घर में बेटियां मौजूद हैं और वो ये कहते हैं जी उनका रिश्ता नहीं हो रहा। ये हम हर शो में ज़रूर इसलिए बात करते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लोग परेशान हैं। लोगों की बेटियां घर में बैठी हुई हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए उनको क्या पढ़ना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से उनकी बेटियों के रिश्ते आ जाएं। और इससे पहले आपने प्रोग्राम में एक बात भी की थी कि कुछ रिश्ते आने में भी रुकावट होती है, तो वो कैसे दूर की जाए? हाँ, एक बात मैं इस्तिखारे के हवाले से अर्ज़ कर दूँ, उसके बाद आगे ये भी अर्ज़ करता हूँ। देखिए, इस्तिखारे का मजबूत जो है ना, तो अगर कोई आमिल कह रहा है कि ये इस्तिखारा में मना आ रहा है, कोई कह रहा है कि इस्तिखारे में अच्छा है, अब बंदा तो कंफ्यूज हो गया ना कि भाई बंदा क्या करे रिश्ते में, ये माने या वो माने। हमने डिस्कशन कर लिया, मगर उस सूरत में ये है कि मामला ये है कि वो देखें कि वो जो जिस आमिल या जो बुजुर्ग हैं वो उनमें तकवा कितना है और उनका मुराकबा कितना मजबूत है। चूँकि मुराकबा जितना मजबूत होगा तो इस्तिखारे के हवाले से जो है ना, इसकी तीन हालतें होती हैं। एक होता है कि जो इस्तिखारा होता है वो कल्ब में महसूस होता है, वो इस्तिखारा महसूस होता है कि जवाब आ रहा है। दूसरा लेवल जो होता है वो समई होता है कि जब बंदा इस्तिखारा पढ़ने वाला जब इस्तिखारा पढ़ता है, वजीफ़ा पढ़ता है, तो उसको कान में समाअत होती है, बाकायदा उसको वो उसका जवाब आता है जो कान से सुनता है वो। अच्छा। और वो और तीसरा जो लेवल्स होता है वो ये होता है कि जब वो इस्तिखारा करने वाला जब इस्तिखारा करता है, वो जो मामला जब उसके बारे में पढ़ता है तो वो मामला उसके सामने ऐसा सामने नजर आता है जैसे वो चीज़ें सब उसको जाहिर हो रही होती है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, वो बसरी होता है, उसको आंखों से नजर आ रहा होता है। तो ऐसी सूरत में अगर वो बंदा इस्तिखारा करवा रहा है तो उसको देखें जिसका मुराकबा भी मजबूत हो और जिसका कश्फ भी मजबूत, यानी मुराकबा होगा और तकवा होगा तो कश्फ होगा, और कश्फ होगा तो इस्तिखारा उसके लिए वाज़िह हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा ये है कि आज के दौर में रिश्ते वगैरह के हवाले से परेशानियां ज्यादा हो रही है। इसी में ये भी ऐड कर लीजिए ना, बहुत से लोग फाल भी निकलवा रहे होते हैं। जी हाँ, देखें, एक तो ये है कि रिश्ते के हवाले से सूरह यासीन शरीफ का एक तरीका है, सूरह यासीन का जो है वो 7 मुबीन के साथ में। अगर कोई बंदी या बंदा जिसका रिश्ता नहीं होता तो या उसकी माँ या जो भी है वो अगर उस हवाले से अगर 7 मुबीन को इस तरह पढ़ें मकसद को जहन में रखकर, और अगर चूँकि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि रिश्ते की बंदिश भी की और आने की बंदिश भी की है, बाज़ दफ़ा क्या आने की बंदिश नहीं की, रिश्ते की बंदिश की, तो रिश्ता आ जाता है और रिश्ते ढेर से आ रहे होते हैं मगर बात नहीं बनती। तो माँ कहती है कि भाई, बाप कहते हैं कि भाई रिश्ते तो आ रहे हैं तो बंदिश कैसे, तो बाज़ दफ़ा के आने में रुकावट नहीं डाली है, सिर्फ रिश्ते की बंदिश कर दी है तो रिश्ता नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में अगर सूरह यासीन की 7 मुबीन को इस तरह नियत और
और मकसद को ध्यान में रखते हुए पहले एक यासीन शरीफ की पहला रुकू पढ़े, पहले मुबीन तक पहुंचे, उसके बाद अपने दोबारा शुरू करे, फिर आगे पढ़ते हुए दूसरे मुबीन तक पहुंचे, फिर शुरू से शुरू करे, फिर तीसरे मुबीन तक पहुंचे, फिर शुरू से शुरू करे, फिर चौथे मुबीन तक पहुंचे, फिर शुरू से शुरू करे, फिर पांचवें मुबीन तक पहुंचे, फिर शुरू से शुरू करे सूरह यासीन और छठे मुबीन तक पहुंचे, फिर शुरू से शुरू करे सूरह यासीन और सातवें मुबीन तक पहुंचे। अब यहाँ दो तरीका है, एक तरीका यह है कि सातवें मुबीन तक पहुंचे और मुकम्मल कर लें, एक तरीका यह कि सातवें मुबीन तक पहुंचे फिर शुरू से शुरू करके फिर मुकम्मल कर लें। और इसको मकसद को ध्यान में रखते हुए अगर पढ़े तो बुजुर्ग कहते हैं कि उसकी बरकत से उसके रिश्ते में जो भी बंदिश होगी या आने में रुकावट होगी, इसको इस तरह करें। एक तरीका ये कि या तो इसको एक दफा पढ़े, एक तरीका ये कि इसको 3 दफा पढ़े, एक तरीका ये है कि इसको 7 दफा पढ़े। अब जैसे मसले हैं, जैसे बाज बच्चियां हैं, उम्र बढ़ गई है, 38 को पहुंच गई, 40 को पहुंच गई, ये रिश्ते नहीं आ रहे हैं, माएँ कह रही हैं कि जल्द से जल्द मसला हल हो, तो जितना कलाम इलाही को जितनी तवज्जो के साथ कसरत से पढ़ेंगे तो उसकी तासीर, उसकी बरकत भी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह सूरह यासीन को पढ़ा जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। सही। अच्छा, जॉब, अच्छा, नौकरी के हवाले से, अच्छा, सूरह मुज़म्मिल रोज़ी के हवाले से जो है बेहतरीन है कि अगर एक गिलास पानी ले और एक गिलास पानी लेकर वो पढ़ने वाला जिसकी रोजी का मसला या नौकरी का मसला, जिनकी जॉब नहीं लगती है, रोजी का मसला है, नौकरी का मसला है, जी हाँ, नाकामी हो रही है ना, तो वो अपना नाम, अपनी माँ का नाम लेते हुए सूरह मुज़म्मिल को इस तरह पढ़े कि एक दफा पढ़े और उसमें अपना नाम, अपनी माँ का नाम लेकर सूरह मुज़म्मिल पढ़े और तवज्जो और तसव्वुर ये रखें कि मेरी नौकरी की बंदिश, मेरी रोज़ी की बंदिश ख़त्म हो जाए। इस हवाले से जो भी जादू के असरात, बंदिश के अफराद, जो भी रुकावटें ख़त्म हो, रिजेक्ट के हवाले से, इंटरव्यू के नाकाम हो जाने की जो भी है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी नौकरी मिल जाए। एक दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़ा, उस पानी में दम कर दें, दोबारा इसी तरह पढ़ते हुए दोबारा दम करें। इस तरह सूरह मुज़म्मिल को 7 मरतबा पढ़े और जब 7 मरतबा पढ़कर मुकम्मल कर ले, अच्छा, पढ़कर अपने पर भी दम कर दे जाए, पानी में भी दम कर दे जाए। अच्छा, दम करने के बाद फिर आधा पानी पी लें, आधे पानी से अपने जिस्म पर मसा कर ले। इस तरह अगर अपने रूटीन में रखेगा तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने चाहा उसकी रोजी की बंदिश, नौकरी की बंदिश, नौकरी की रुकावट सब खत्म होती जाएगी, अच्छी जगह उसको नौकरी मिल जाएगी, अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, घर में झगड़े, घरेलू नाचाकी, देखें सबसे बड़ी बात घर में झगड़े वगैरह की एक तो ये है कि हमारे यहाँ कुव्वत बर्दाश्त कम होता जा रहा है। अब ये हो रहा है कि औलाद भी बर्दाश्त नहीं कर रही है और माँ बाप भी जो है वो औलाद को बर्दाश्त नहीं कर रही है। इस वजह से घर में ना बरकत है बल्कि अजीब अजीब हरकत है। तो इस सूरत में यह है कि बंदी को चाहिए कि पहले वो एहतिसाब करे कि वो घर में झगड़ों की असबाब क्या है। उसके साथ साथ अगर वो बंदा ऐसा कर ले कि सूरह फलक को, सूरह नास को, अगर सूरह फलक, सूरह नास को अगर 40 मरतबा, और सूरह यासीन की एक आयत मुक़द्दसा है जो कुरान के दिल का दिल है। कुरान का दिल सूरह यासीन है और यासीन का दिल सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम है। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम को 111 दफा इस तसव्वुर के साथ इन तीनों यानी चीज़ों को, यानी सूरह फलक को, सूरह नास को और सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम को इस नियत से पढ़ें कि घर में लड़ाई ख़त्म हो, आपस में नाचाकी ख़त्म हो, फर्मा बरदारी हो, मोहब्बत हो, और जो है या हस्बैंड है तो हस्बैंड लड़े नहीं, बच्चे हैं तो बच्चे नाफरमानी ना करें। इस तसव्वुर के साथ पढ़कर पानी में दम करें। वो पानी को, अच्छा, पानी के साथ नमक में भी दम कर सकते हैं, नमक के साथ चीनी में भी दम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में दम करें, फिर वो पानी घर में छिड़काव भी करें। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर पे जादू किया जाता है कि घर में रहने वालों में लड़ाई हो या घर में रहने वालों में यानी बोझपन रहे, भारीपन रहे, घर के अंदर रहे तो सुस्त रहे, घर में रहे तो कंधों पर बोझ रहे, इस तरह की हालत हो तो वो सब असरात को ख़त्म करने का तसव्वुर करके पढ़े और पानी को घर में छिड़के और ख़ुद पिए और घर वाले पिए तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर होता जाए। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला, स्टूडियो से आए आप। अच्छा, आज का शो जो है उससे फ़िलहाल इतना ही। अब हमारा जो शो होता है उसका जो फीडबैक होता है ज़रूर हमारी सोशल साइट पर आप दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।